हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। आज हम लोग लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन का। मतलब ओवरऑल बात करें तो इस पूरे ऑप्टिक्स वाले चैप्टर का लेक्चर नंबर 12 है। रिफ्रैक्शन की बात करें तो रिफ्रैक्शन का ये लेक्चर नंबर 2 है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने 10 लेक्चर्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर ही कवर किए हैं। लेक्चर 11 से मैंने आप लोगों को रिफ्रैक्शन का बेसिक सिखाया था, और आज हम लोग लेक्चर नंबर 12 लेके आए हैं, जिसमें रिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ी सी बातें हम और कर रहे होंगे अब। ठीक है, कुछ इस तरह का जो तुम्हें डायग्राम नज़र आ रहा है, इस डायग्राम के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि ये डायग्राम किस तरह से बनता है, कैसे एक जो पार्टली इमर्ज्ड पेंसिल या स्टिक होती है जिसको आपने पानी में डुबा के रख रखा है, वो थोड़ी सी तिरछी दिखाई देती है ना। ऐसे स्ट्रेट है ये रियलिटी में, दिखाई आपको कैसे देगी? जो बाहर वाला हिस्सा है वो तो दिखाई सही देगा, जो पानी में डूबा हुआ हिस्सा है वो कुछ इस तरह से बेंड हो जाता है। और ये सब रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। लाइट में अगर रिफ्रैक्शन ना होता, यानी जब लाइट का मीडियम चेंज होता है, तो उस केस में लाइट बेंड ना होती, तो उस सिचुएशन में आपको ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। बट रियलिटी तो ये है कि लाइट में रिफ्रैक्शन होता है, तो इस तरह की चीज़ हमें देखने को मिलती है। इनके रे डायग्राम्स एग्जाम में बनाने को आते हैं, तो हम एक एक करके इन सारे सिचुएशंस को आज डिस्कस करेंगे, और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी हम लोग आज पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो हेडिंग ये है हमारी, रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कहाँ कहाँ पे रियल लाइफ में हमें देखने को मिलता है लाइट का रिफ्रैक्शन। तो एक सबसे पहला एग्जांपल जो काफ़ी बार बोर्ड ने पूछा है वो ये है, ए पार्टली इमर्ज्ड स्टिक इन वाटर। पानी में आप एक स्टिक को रखिए, पेंसिल को रखो ना, थोड़ी सी पानी के अंदर हो और बाकी वो पानी से बाहर हो। अपीयर्स टू बी बेंट एट द वाटर सरफेस। तो जितना हिस्सा उसका पानी में डूबा हुआ होगा ना, वो हिस्सा आपको बेंट नजर आएगा। आप इसको करके देख सकते हो। आप क्या करना, आराम से एक ग्लास में पानी लेना, कांच के ग्लास में, है ना, करके देखना आराम से। कांच के ग्लास में वाटर भर लेना, ट्रांसपेरेंट ग्लास होना चाहिए, उसमें पानी भर लेना, और आप कोई पेंसिल लेके उस पेंसिल को कांच के इस ग्लास में डुबा देना, थोड़ा तिरछा करके ऐसे रख देना। तो तुम्हें फील होगा कि पेंसिल का जो हिस्सा आपका इस कांच के मतलब पानी के अंदर डूबा हुआ था, वो हिस्सा हल्का सा बेंड नज़र आएगा आपको, क्रिस्टल क्लियर। ये स्ट्रेट लाइन नज़र नहीं आएगी। बाहर से देखना है इसको फ्रंट व्यू से, तो आपको नज़र आएगा कि जो हिस्सा पानी में डूबा हुआ है वो हल्का सा टिल्टेड हो गया है, हल्का सा तिरछा हो गया है। तो ये चीज़ जो होती है, जो तुम्हें इस डायग्राम में नज़र आ रही है, ये चीज़ आपको रिफ्रैक्शन की हेल्प से समझ में आएगी। ठीक है, इसका एक्चुअल रे डायग्राम ये तो नहीं बनाना भाई, ये तो आपको दिख गया। कैसे बनाएंगे हम लोग? तो हमारे पास इस हेडिंग के अंदर हमारा पहला एप्लीकेशन है ये, इसके अंदर का ये डायग्राम हम ट्रेस कैसे करेंगे उसको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, वही डायग्राम है ना। एक बाउल के अंदर मैंने यहाँ पे वाटर फिल किया हुआ है, लिखा नहीं है मैंने नाम, इसको आप लिख लेना, ये है वाटर। ठीक है, वाटर हम लोगों ने रखा हुआ है। ठीक, अब हमने इसमें एक स्टिक रख दी थोड़ा सा तिरछा करके, जो पार्टली इमर्ज्ड है, कुछ हिस्सा पानी से बाहर है, कुछ हिस्सा पानी के अंदर है। अब हम क्या करेंगे, लाइट रेस चला के देखेंगे क्या होता है। बॉटम मोस्ट पॉइंट से बस एक पॉइंट से लाइट रे चलाऊंगा, उसी के हिसाब से मैं पूरा डिस्कशन कर दूंगा। मैंने एक पॉइंट से दो लाइट रे चलाई। पहली लाइट रे देखना, ट्रेस करना जैसे जैसे मैं कर्सर चला रहा हूँ। पहली लाइट रे यहाँ तक पहुँची। अब इसको पानी से बाहर निकलना है, पानी से बाहर निकलना है, तो मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करती मेरे को पता लगा, अच्छा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये आई की वैल्यू हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। हम पानी से एयर में आना चाहते हैं, यानी ये लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में आना चाहती है। अपने रूल्स याद करो, अपनी नोटबुक में देखो ज़रा। जब भी लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाने की कोशिश करती है, तो वो नॉर्मल से दूर हट जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस लाइट को जाना तो कुछ ऐसे रास्ते पे था, अगर मैं इसे सीधे सीधे ट्रेस करूँ ऐसे कुछ, ये नॉर्मल की तरफ नहीं गई, नॉर्मल से दूर चली गई। तो ये थोड़ा सा बेंड तुम्हें नजर आ रही होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्यों? डेंसर से रेयरर मीडियम में एंट्री कर रहे हो। ठीक है, फिर हमने क्या करा, एक लाइट रे और चलाई ऐसे ही, फिर से नॉर्मल ड्रॉ किया, फिर से हम लोगों ने इस लाइट रे को नॉर्मल से अवे बेंड कर दिया, क्योंकि दोनों रूल तुम्हें पढ़ाए थे कि जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में आती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, और जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो अगर हम लोग देखें कि ये दोनों लाइट रेज तो आगे जाके ब्रॉड होती जा रही हैं, ये तो कहीं मिलेंगी नहीं, तो हमने इन्हें पीछे की तरफ बैक ट्रेस करना स्टार्ट करा। इसको पीछे की तरफ बैक ट्रेस करा करते करते यहाँ पे पहुँचे, इसको पीछे की तरफ डॉटेड लाइन से बैक ट्रेस करा करते करते यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गई वर्चुअल लाइंस। तो ऐसा फील हुआ यहाँ पे कि अगर कोई ऑब्जर्वर होगा, ऑब्जर्वर की आंखों में तो लाइट रे इस पॉइंट से आएंगी ना, तो ऑब्जर्वर को लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट ना हो के यहाँ प्रेजेंट है।
तो हर एक पॉइंट, इस रॉड का ये बॉटम मोस्ट पॉइंट यहाँ नज़र आएगा ऊपर, इस रॉड का अगला पॉइंट ऊपर यहाँ नज़र आएगा, इस रॉड का देखना मैं बना के दिखा देता हूँ, ये वाला पॉइंट इस रॉड का यहाँ नज़र आएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ नज़र आएगा। यानी ओवरऑल मान सकता हूँ कि ये जो नीचे वाली रॉड का सेक्शन है पूरा का पूरा जो पानी में डूबा हुआ है, जब इस पूरे हिस्से से लाइट रेज चलेंगी इस पर्सन की आंखों में तो उसको फील होगा कि भैया ये जो हिस्सा है ये कुछ ऊंचाई पे है। समझ रहे हो ना, बेंडेड है। ये बेंडिंग क्यों नज़र आ रही है? क्योंकि लाइट वाटर से एयर में जाती है तो अपने पाथ से बेंड हो जाती है, स्ट्रेट लाइन चल के नहीं जा रही है। देख लीजिए, लाइट डेंसर से रेयर में एंट्री कर रही है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और उनको बैक ट्रेस किया जाएगा तो कुछ इस तरह की ब्लूइश कलर की स्ट्रक्चर जो मैंने अलग रंग से बना के दिखाई है, तुम्हें समझ में आना चाहिए कि अब जो स्टिक है वो कुछ इस तरह से ऐसे चल रही है, फिर यूं बेंड होती हुई दिखाई देगी। नहीं तो स्टिक कैसी थी? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, कोई इशू नहीं था। तो जो ये पानी में डूबा हुआ पार्ट है ये लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से आपको बेंडेड नज़र आया, बिकॉज आप पानी से बाहर बैठे हुए हो। अगर आपको पानी के अंदर ही बैठा दें तब आप स्टिक के डूबे हुए हिस्से को देखो तो आपके आंखों में सीधे सीधे लाइट रेज आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, पानी के अंदर ही, तो फिर आपको ये बिल्कुल ठीक दिखाई देगी। बट अगर आप पानी से बाहर देखोगे तो आपको ये हिस्सा बेंडेड दिखाई देगा। आप इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली भी देख सकते हो खुद से करके। तो ये रे डायग्राम आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, बेटर वे में बनाना आना चाहिए। ध्यान रखना, लाइट रेस पे एरो होना चाहिए। जैसे यहाँ से लाइट रे यहाँ पे गई तो मैंने एरो बना रखा है, फिर यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर बाहर चली गई, यहाँ भी एरो बना रखा है। ऐसे ही सेम टू सेम दूसरी लाइट रे पे भी। बट जब पीछे की तरफ बैक ट्रेस करते हैं तो यहाँ पे कोई एरो मत बनाना, डॉटेड लाइन पे कोई एरो नहीं बनाते, ये वर्चुअल लाइट रेज है। ठीक है, चलो, तो ये बात हो गई क्लियर। दूसरा एप्लीकेशन जो है वो इसी से मिलता जुलता है। देखो कैसे, एन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पानी में डूबी हुई कोई भी चीज़ अगर आप उसे देख रहे हो पानी से बाहर तो वह आपको थोड़ा सा ऊंचाई पे नज़र आती है। यानी हमें ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट यहाँ नज़र आएगा जबकि एक्चुअलिटी में वो उससे ज़्यादा गहराई पे है। यानी इसकी जो गहराई है उसको मैंने अपैरेंट डेप्थ बोला। रियलिटी में जहाँ ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है उसको मैंने रियल डेप्थ बोला। कि रियलिटी में कोई कॉइन गिर गया पानी के अंदर तो आपको ऊपर से देखने पे जितनी गहराई नज़र आ रहा है वो कॉइन, भाई आपको तो ये ग्रीन वाली इमेज दिखाई दे रही होगी ना बाहर से, एक्चुअलिटी में तो वो कॉइन कहाँ प्रेजेंट है? उससे भी नीचे प्रेजेंट है। ऐसा क्यों हुआ? ये कॉइन जब यहाँ पे प्रेजेंट था तो ऊपर क्यों दिखाई दिया? ऐसा हुआ रिफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि आपकी आंखों में आते आते लाइट रेज बेंड हो गई। देखो, दो लाइट रे चलाई, एक लाइट रे ऐसे चलाई, फिर नॉर्मल ड्रॉ किया, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, है ना। हमें पता है कि हम लोग फिर से पानी से एयर की तरफ जा रहे हैं तो लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी डेंसर से रेयर में जाने पे। तो मैंने नॉर्मल की तरफ बेंड ना करा के इसको नॉर्मल से दूर भेज दिया थोड़ा सा। ठीक है भाई, अदरवाइज लाइट को ऐसे आना था ना, लाइट तो सीधी सीधी जाती, इस तरह से जाती है, कोई बेंडिंग ना होती तो लाइट नॉर्मल से दूर चली गई, लाइट कुछ ऐसे गई है, ऐसे आने वाली लाइट कुछ ऐसे मुड़ गई इस पर्पल वाले रास्ते पे। सेम एक और लाइट रे के साथ ऐसी कराया मैंने, यहाँ तक पहुँचाया, बाउंड्री पे नॉर्मल बनाया और लाइट को फिर से अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर दिया। फिर से इनको पीछे की तरफ अगर ट्रेस किया गया ध्यान से बहुत तरीके से तो आप देखोगे कि इन्होंने यहाँ कहीं पे कट कर दिया और मैंने यहीं पे एक और कॉइन बना दिया है। तो होगा क्या कि जो ये ऑब्जर्वर होगा इसकी आइज़ में तो लाइट रेज ऐसे ही आएंगे ना सीधी सीधी, तो उसे तो ये लगेगा ये कॉइन यहाँ पे ओ वाली लोकेशन पे प्रेजेंट ना होके आई वाली लोकेशन पे प्रेजेंट है। यानी उसको इस रियल ऑब्जेक्ट की एक वर्चुअल इमेज नज़र आएगी थोड़ा सा ऊंचाई पे, है ना। मतलब एक्चुअलिटी में कोई कॉइन या कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में जो डूब गया है आपको ऊपर से देखने पे जितनी गहराई पे वो नज़र आ रहा है, क्योंकि आपको तो ये अपैरेंट डेप्थ दिखेगी, रियलिटी में वो उससे ज़्यादा गहराई पे है। ये होती है अल्टीमेट ओवरऑल बात। ठीक, चलो नेक्स्ट में अगर हम ऊपर से देखो, एक झांक के देखें, स्विमिंग पूल इस तरह का तुम्हें नज़र आता है, ऐसा सा कुछ होता है। तो स्विमिंग पूल की गहराई भैया तुम्हें जितनी ऊपर से देखने पे नज़र आ रही है ना, एक्चुअलिटी में वो पूल उससे ज़्यादा गहरा है। ठीक है, जैसे ऊपर से पर्सन झांक के देख रहा है पूल को तो उसको तो ये फ्लोर नज़र आएगा, रियलिटी में फ्लोर थोड़ा सा और नीचे है ना, तो उसको तो अपैरेंट डेप्थ नज़र आएगी, उसको तो ये डेप्थ नज़र आएगी इतनी। रियलिटी में रियल डेप्थ कितनी है? इतनी है। समझ रहे हो ना बात? तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फ्लोर से चल के जो आंखों में लाइट रेज आ रही होंगी वो बेंड हो जाएंगी, बैक ट्रेस करेगा तो उसको ये कुछ ऊंचाई दिखाई देगी। जैसे कि उसको इस केस में ये ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दिया, लाइट आते आते बेंड हो गई तो उसकी आंखों ने बैक ट्रेस करा और उसे ऐसा महसूस हुआ कि ऑब्जेक्ट यहाँ प्रेजेंट ना हो के इस जगह पे प्रेजेंट है। ठीक है,
ऐसा होता है। तो ये सेकंड केस हुआ दूसरा वाला कि कोई ऑब्जेक्ट पानी में डूबा हुआ है तो कुछ ऊंचाई पे कुछ रेज्ड क्यों फील होता है, आपसे रे डायग्राम बनवाया जा सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन पे मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। 2 एप्लीकेशन उसके हो गए, बहुत हैं। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है भाई, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। इसका डायग्राम बनवाते हैं आपसे हमेशा। वो बोलेंगे कि कांच का एक ग्लास स्लैब है, इसकी कुछ थिकनेस है, इसमें से हम लोग एक लाइट फॉल कराएंगे इसके ऊपर और वो लाइट रिफ्रैक्ट होते होते फाइनली बाहर निकल जाएगी। तो किस तरह से उसका पाथ ट्रेस होगा, आपको पाथ ट्रेस करके दिखाना होता है। ठीक है, इसके ऊपर एमसीक्यू भी बन जाते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, तो ध्यान से सुनना क्या होगा। सबसे पहले लाइट रे ऊपर से ऐसे फॉल कराई मैंने, कांच का ये स्लैब है, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे एक सारा कांच है, फिर बाहर फिर एयर है। तो लाइट रे ऐसे आई इस पॉइंट तक, मुझे अब कांच में एंट्री करनी है, तो मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। ये एंगल ऑफ इन्सिडेंस हो गया। मैं एयर से ग्लास में एंट्री करना चाहता हूँ, तो अगर यहाँ पे पूरा का पूरा रास्ता एयर ही होता तो लाइट इस तरह से ट्रेवर्स होती, सीधी सीधी जाती, मुड़ती नहीं ना लाइट, अगर कोई मीडियम चेंज ना होता। बट हुआ क्या, एयर से ग्लास में एंट्री होने लगी, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहे हो, तो आपकी ये लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। दिख रहे हो ना, ऐसे जाना था लाइट को, बट ये नॉर्मल की तरफ झुक गई, इस रास्ते पे गई और ऐसे चलती रहेगी कांच के अंदर जब तक कि वापस एयर में ना जाना पड़े। अब इस पॉइंट पे मैं पहुंचा और मुझे दिखाई दिया कि भाई अब मुझे वापस कांच से बाहर निकलना है, यानी कि मुझे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाना है। तो डेंसर से रेयरर में जाते हैं तो नॉर्मल से दूर हट जाते हैं। देखो इसको जाना कैसे था, लाइट रे को सीधी सीधी चलते चलते ऐसे जाती है लाइट रे, बट हुई क्या, ये लाइट रे ऐसे ना जाके बेंड हो गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस रास्ते पे गई, क्योंकि आप डेंसर से रेयरर में जा रहे हो। याद रखना हमेशा, एंट्री पॉइंट पे हम फिलहाल डेंसर से रेयरर में नहीं जा रहे, कैसे जा रहे हैं, एयर से ग्लास में, यानी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंट्री होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में लाइट ऐसे आई और टूवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ गई। इसको जाना ऐसे था, ये सीधे सीधे मुड़ गई नॉर्मल की तरफ, चलती रही, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। समझ रहे हो ना बात। तो इस तरह से हम लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी। यानी मैं बोल सकता हूँ कि इस लाइट का जो ओरिजिनल पाथ हुआ इस लाइट रे का, वो ऐसे लाइट आई, फिर वो नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, फिर ये ऐसे चलती गई, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई और फिर ये ऐसे चली गई। अगर इस बाद में जो बाहर लाइट रे निकली है इसको हम इमर्जेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस वाली लाइट रे को इमर्जेंट। मैं साइड में नाम लिख रहा हूँ क्योंकि बाहर एग्जिट हुई है ना ये, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। जो लाइट रे इस पर्टिकुलर ग्लास स्लैब से एग्जिट करी है। अब अगर जो ओरिजिनल पाथ था लाइट रे का, मैं उसको डॉटेड लाइन से ट्रेवर्स करूं कि भाई अगर कांच का स्लैब ना होता तो ये लाइट रे ऐसे ऐसे रास्ते पे जाने वाली थी सीधी सीधी, बट कांच के स्लैब के आ जाने की वजह से ये एक पॉइंट पे तो यहाँ रिफ्रैक्ट हो गई एंट्री के टाइम पे, एक पॉइंट पे ये यहाँ रिफ्रैक्ट हो गई एग्जिट के टाइम पे। तो फाइनली ये अपने इस ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा शिफ्ट हो गई, पैरेलली शिफ्ट हो गई। ये जो गैप आता है इस गैप को हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये भी, लेटरल शिफ्ट। यानी लेटरल शिफ्ट क्या हुआ, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे, ये जो इंसिडेंट रे थी है ना, ऐसे जाने वाली थी सीधी सीधी रे, और किसके बीच में, इमर्जेंट रे के बीच में। इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, इसके बीच में जो परपेंडिकुलर गैप तुम्हें नजर आ रहा है इसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ऊपर से लाइट रे आ रही है, कांच का स्लैब ना होता तो ये लाइट रे इस रास्ते पे सीधी सीधी चली जाती, बट कांच के स्लैब की वजह से ये फाइनली एग्जिट हुई इस पाथ पे। तो कितना पैरेलली शिफ्ट हो गई, तो जितना भी पैरेलली शिफ्ट हुई उसको हम लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, ये लेटरल शिफ्ट कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, अब आपको दिखा दूंगा। जैसे कि ग्लास स्लैब की थिकनेस पे, ग्लास स्लैब ज़्यादा थिक होगा तो उसके हिसाब से लेटरल शिफ्ट कुछ और हो जाएगा, ग्लास स्लैब की थिकनेस कम होगी तो लेटरल शिफ्ट कुछ और होगा। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, कि आपने शुरुआत में कांच के स्लैब पे लाइट रे को कितने एंगल पे फॉल कराया था, तो ये आई इस एंगल जितना होगा उसी के अकॉर्डिंग ये कम ज़्यादा हो सकता है। और नेक्स्ट चीज़ आएगी, ये कांच किस मटेरियल का बना हुआ था, कांच के मटेरियल पे, जिसको आप आगे जाके पढ़ोगे उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, आगे समझ में तुम्हें आ जाएगा कि कांच के मटेरियल पे भी डिपेंडेंसी होती है। तो ये फैक्टर पूछ लेते हैं, डायग्राम काफ़ी बार बनाने को आया है, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, सही से बनाओगे तुम्हें क्लियर नजर आएगा कि ये लाइट रे यहाँ तक है, फिर ओरिजिनली ऐसे गई, अगर डॉटेड लाइन से इसको आगे बढ़ाएं यानी कांच का स्लैब ना होता तो इसे ऐसे जाना था और ये इस तरह से गई है, पैरेलली शिफ्ट हो गई है ना, ये दोनों पैरेलल लाइट रेज हैं। तो जितना गैप है उसको हम लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। ये लेटरल शिफ्ट किसकी वजह से आया, कांच के स्लैब की वजह से आया। ठीक है,
ना किन किन फैक्टर पे लेटरल शिफ्ट डिपेंड करता है, तो मैंने वही जो 3 फैक्टर आपको बोले थे वो तीनों फैक्टर लिखे हुए हैं। पहला है ग्लास स्लैब की थिकनेस, तो अगर ग्लास स्लैब की थिकनेस बढ़ाई जाएगी लेटरल शिफ्ट भी इंक्रीज हो जाएगा ऑन इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। यानी ग्लास स्लैब की थिकनेस कम होगी, ये पैरेलल जो गैप आया है ये भी कम आएगा। ग्लास स्लैब की थिकनेस बढ़ा दोगे तो ये गैप भी ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा डिपेंडेंसी फैक्टर है, इंपॉर्टेंट है ये सब, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि भैया लाइट आपने इस पे कितने एंगल पे फॉल कराई थी। तो अगर लाइट ज़्यादा एंगल पे फॉल कराई थी तो उसके हिसाब से लेटरल शिफ्ट भी ज़्यादा आएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ जाने पे लेटरल शिफ्ट भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक। तीसरा जो पॉइंट है, की पॉइंट, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब, यानी कांच का मटेरियल किस चीज़ का है। कांच का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो आप देखोगे कि भैया लेटरल शिफ्ट भी बढ़ जाएगा। आप देखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ाऊंगा आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना किसी भी मटेरियल की लाइट को बेंड करने की एबिलिटी होती है कि उस मटेरियल में से अगर लाइट पास होगी तो वो उस मटेरियल उस लाइट को कितना ज़्यादा बेंड कर सकता है। जो मटेरियल लाइट को जितना ज़्यादा बेंड कर सकता है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो ये लेटरल शिफ्ट आया है, पहली बात तो उसकी डेफिनेशन क्या है कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो ये गैप है परपेंडिकुलर, इसको हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है, 3 चीज़ों पे, ग्लास स्लैब की थिकनेस पे, कांच के इस मटेरियल पे किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, और आने वाली लाइट के इंसिडेंस एंगल पे। तो इन 3 बातों पे डिपेंड करता है। ये तीनों डिपेंडेंसी फैक्टर इंपॉर्टेंट हैं, लेटरल शिफ्ट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो थोड़ी सी बात अब कंप्लीट हो गई ग्लास स्लैब के बारे में। एक एमसीक्यू देख लो ग्लास स्लैब से रिलेटेड। ग्लास स्लैब का स्केच काफ़ी बार बनाने को आया है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना ठीक से, डायग्राम तभी बनेगा एग्जाम में सही। इसने क्या बोला है, द पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एयर एंड पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ट्रेस्ड बाय 4 स्टूडेंट। 4 बच्चों ने अलग अलग डायग्राम बनाए हैं ABCD। विच वन ऑफ देम इज करेक्ट, इनमें से एक ही सही है। भाई पहला तो सही हो नहीं सकता, ऐसे कैसे हो गया कि कांच में से लाइट एंटर करी और सीधी सीधी निकल गई, नहीं ना, ये वाला। उसके बाद क्या होगा, आप क्या कर रहे हो, आप देखो सिंपल, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो आने वाली इंसिडेंट लाइट रे है ना उसी को ट्रेस करके देख लो, उसी को ना आगे पैरेलली चला के देख लो। जो इमर्जेंट लाइट रे है ये वाली, ये इसके पैरेलल अगर होगी तो काम चल जाएगा, नहीं तो डायग्राम वो गलत है। आप सब में ये ट्रेस करके देख लीजिए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि असली डायग्राम कौन सा है। सॉरी मैं थोड़ा सा गड़बड़ बनाया यहाँ पे, अच्छे से बनाओ। ठीक है, थोड़ा ठीक से ट्रेस करोगे ना अपना मन में तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे होने क्या वाला है ना। अब तक काफ़ी बच्चों को समझ में आ गया होगा, यहाँ पे तो यही है। तो ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये डायग्राम सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, दिख रहा है ना भाई। यहाँ पे आने वाली लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे ऐसे जाने वाली थी बिना कांच के, गई वो ऐसे। पैरेलल शिफ्ट हो गया नहीं हो गया, इनके बीच में कुछ परपेंडिकुलर गैप आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये लाइट पैरेलली शिफ्ट हो गई, कुछ परपेंडिकुलर गैप आ गया। तो बी वाला डायग्राम यहाँ पे करेक्ट है, बाकी तीनों के तीनों गलत है, इनमें पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे देखो पैरेलल नहीं आया कुछ भी। ठीक, तो ऐसे आइडेंटिफाई करने को भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पे वो क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वाला, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब जैसे आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, रिफ्लेक्शन में लाइट के 2 रूल्स थे, बहुत आसान से थे। पहला रूल जो हमारा था वो यही था कि इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, ऐसा आपने पढ़ा रिफ्लेक्शन में। यहाँ पर भी पहला रूल सेम टू सेम वैरायटी का ही है, बस फ़र्क कितना है, इंसिडेंट रे तो हमारे पास है, रिफ्लेक्टेड रे नहीं होती, क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। भाई जो दूसरे मीडियम में गई रे उसको रिफ्रैक्टेड रे बोलोगे ना, रिफ्लेक्शन थोड़ी ना हुआ है, रिफ्रैक्शन हुआ है, तो इसलिए रे का नाम बदल गया। एक ये इंसिडेंट रे, इसको मैं IR बोल सकता हूँ, इंसिडेंट रे। ये मेरी रिफ्रैक्टेड रे, ये RR हो गई, और ये मेरा नॉर्मल हो गया जो हमने वर्चुअली ड्रॉ किया होता है एंगल नापने के लिए। ठीक है, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ ट्रू ट्रांसपेरेंट मीडिया, 2 मीडियम के जो इंटरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ किया है, मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल 3 मस्ट लाई एट द सेम प्लेन, है ना। ये आउट ऑफ द प्लेन नहीं होंगे, मतलब इसमें से इंसिडेंट रे ऐसे नहीं हो सकती कि मेरी तरफ आके ये बाहर निकल के, या रिफ्रैक्टेड रे आप पे पेपर पे अंदर की तरफ जा रही है, पेपर से बाहर आ रही है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इन तीनों की तीनों चीज़ों को हम एक सिंगल पेपर ऑफ शीट पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल का एक ही प्लेन में प्रेजेंट होना। तो पहला लॉ बिल्कुल रिफ्लेक्शन जैसा सा ही है, बस रे का नाम बदल गया। दूसरा लॉ एंटायरली डिफरेंट है।
रिफ्लेक्शन में सेकंड लॉ ये था कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। अब यहाँ सोचो यहाँ कैसे हो सकता है बराबर। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री मारती है तो मुड़ जाती है, या तो नॉर्मल की तरफ, ये नॉर्मल से दूर, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी तो ये छोटा एंगल आएगा आर, नॉर्मल से दूर मुड़ेगी तो ज़्यादा एंगल आएगा आर। इक्वल तो हो नहीं सकते ये। तो स्नेल लॉ अब यहाँ पे आता है जो इस आई और आर के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करेगा। अगेन इट इज़ एन इंपॉर्टेंट, इसको तो अलग से निकाल के पूछ लिया जाता है। डिफाइन स्नेल्स लॉ। क्या है ये लॉ? ये बहुत सिंपल सी बात कहता है। ये कहता है देखो भैया ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है तुमने, कह रहे हैं हाँ पढ़ रखी है। तो ऐसा करो, आप कोई दो मीडियम फिक्स कर लो शुरुआत में, कुछ भी। आपने एयर और वाटर फिक्स कर लिए, आपने ग्लास और वाटर फिक्स कर लिए, कुछ भी दो मीडियम कोई भी ले लो, यानी फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। मीडिया मतलब मीडियम का प्लूरल होता है मीडिया। फिजिक्स में मीडियम को प्लूरल में एक मीडियम दो मीडियम मतलब मीडियम्स, मीडियम्स नहीं बोलते, मीडिया बोलते हैं। तो फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया मतलब कोई दो मीडियम फिक्स कर लो, ठीक है। और ये फिक्स कर लो किस कलर की लाइट डालनी है, फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर, क्योंकि इनके बिना काम नहीं चलेगा। अगर आप बार बार अपने एक्सपेरिमेंट में लाइट का कलर बदलते हो तो आपको कभी भी ये लॉ वेरीफाई नहीं करा पाओगे। आप तो गलतियां कर रहे हो, आप बार बार लाइट का कलर चेंज कर रहे हो, तो ये इससे काम नहीं चलेगा। एक फिक्स लाइट का कलर रखिए, एक फिक्स सेट ऑफ मीडियम रखिए, यहाँ पे एयर, यहाँ पे ग्लास, यहाँ पे ग्लास, यहाँ पे एयर, कुछ भी जो तुम्हें रखना है। फिर क्या करिए, अलग अलग एंगल पे आप लाइट डाल के देखिए। आप कुछ एंगल I1 रखिए, है ना, I1 एंगल पे लाइट डालिए, फिर उससे कुछ R आएगा, आप R1 मेजर कीजिए, ठीक है। फिर क्या करना है, आपने I1 निकाल लिया, R1 निकाल लिया, आप क्या करो, I1 के ऊपर भी साइन चलाओ ट्रिग्नोमेट्री का, R1 के ऊपर भी साइन चलाओ ट्रिग्नोमेट्री का, यानी साइन I और साइन R का रेशो कैलकुलेट करो। तो हमने क्या करा, सबसे पहले साइन I1 अपॉन साइन R1 का रेशियो कैलकुलेट करा, है ना, साइन R1 का रेशियो कैलकुलेट करा। सपोज वो वैल्यू आई 1.2, कितनी आई 1.2। हमने इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा बढ़ा दिया, फिर R भी चेंज हो जाएगा। तो मान लो अगली वैल्यू है इंसिडेंस एंगल की I2 और R हमारे पास आया R2। रेशियो निकाला, रेशियो अभी भी 1.2 आया। हमने फिर से एंगल ऑफ इम्पिडेंस को चेंज करा, फिर से R मेजर करा, फिर दोबारा से ये रेशो निकाला, रेशो फिर से आया 1.2। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग दो मीडियम फिक्स कर लें, कोई भी दो मीडियम, और एक कोई गिवन कलर की लाइट फॉल कराएं, तो उस सिचुएशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन, इनका रेशो हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसको ही हम स्नेल लॉ बोलते हैं। तो यानी देखो कितना आसान है, द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस का आपने साइन लिया हुआ है, साइन पूरा नाम ट्रिग्नोमेट्री मतलब साइन कोसाइन टेंजेंट, आप शॉर्ट में साइन कॉस टेन बोलते हो। तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे साइन चलाना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे साइन चलाना है, दोनों का रेशो लेना है। दैट रेशो वुड बी अ कांस्टेंट, बट कब, फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। अगर आप बार बार मीडियम बदलोगे तो फिर ये रेशो कैसे कांस्टेंट हो जाएगा? ये रेशो एक सेट के लिए फिक्स है। अगर आप यहाँ पे ग्लास लेके बैठे हो, कांच, यहाँ पे आप वाटर लेके बैठे हो, तो इसके लिए ये कांस्टेंट कुछ और आएगा। अगर आपने यहाँ एयर कर दिया, यहाँ ग्लास कर दिया, तो ये कुछ और आएगा। एक गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए और एक गिवन कलर की लाइट के लिए, कोई भी लाइट यूज़ कर लो, एक सिंगल, है ना। आपने दो चीज़ें फिक्स कर ली, बस फिर आपको क्या करना है, अलग अलग एंगल पे लाइट फॉल करा के देखनी है। अलग अलग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएंगे, उन्हें मेज़र करके उनको, उनका साइन आई साइन आर का रेशो देखो, वो एक कांस्टेंट रेशो आएगा। इस कांस्टेंट को हम एक नाम दे देते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे इतना हल्का टर्म थोड़ी ना है। आपकी लाइट कहाँ से कहाँ पे जा रही थी? फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही थी, डायग्राम बना रखा है। तो हम क्या बोलते हैं इस कांस्टेंट को कि भैया ये कांस्टेंट है सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम के रेस्पेक्ट में। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रिलेटिव टर्म है, वहाँ पे ये पता होना चाहिए कि किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो और किस मीडियम के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो। तो मैं ये नहीं बोल सकता कभी भी कि ग्लास का मतलब कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है कि लाइक जैसे 1.5 है, ये नहीं बोल सकते। तो गलत आंसर है, आधा अधूरा आंसर है। आप ये बताओ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 जो बोल रहे हो, ये किसके रेस्पेक्ट में है? तो विद रेस्पेक्ट टू एयर है, ये इतना होता है।
समझ में आ रही है कुछ कुछ बातें। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक टर्म, ऐसी टर्म है जो एक कांस्टेंट होता है, साइन आई और साइन आर के रेशो से हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है। कौन से मीडियम का? सेकंड मीडियम का। किसके रेस्पेक्ट में? फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, क्योंकि लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही थी। अगर लाइट सेकंड से फर्स्ट में जा रही होती तो मैं लिखता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। लिखने का तरीका भी देख लो कैसे लिखते हैं। सिंबल होता है एन या कुछ बुक्स में म्यू, नीचे लिखा हुआ है 2, ऊपर लिखा हुआ है 1, यहाँ लिखा हुआ है 2, यहाँ लिखा हुआ है 1। कैसे पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो इसका मतलब ये है कि लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में एंट्री कर रही है। तो जैसे लाइट एंट्री कर रही है एयर से ग्लास के अंदर, हवा से कांच में गई है, तो मैं क्या लिखूंगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास का किसके रेस्पेक्ट में? एयर के रेस्पेक्ट में। तो ऐसे ANG लिखा हुआ मिलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में। देखो मैंने लिख भी रखे हैं नाम। ANG को क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव को शॉर्ट में लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। समझ रहे हो ना? तो मतलब यहाँ पे फर्स्ट मीडियम ये होगा, सेकंड ये होगा, फर्स्ट ये होगा, सेकंड ये होगा, फर्स्ट ये, सेकंड ये। तो इसी हिसाब से ये सिंबल यूज़ किए जाते हैं। तो सेकंड लॉ, स्नेल लॉ तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा है? एक बार मैं तुम्हें दोबारा रिकॉल करा देता हूँ स्नेल लॉ के बारे में बातें। स्नेल लॉ सिंपल सी बात ये कहता है कि बाउंड्री मीडिया है ना, बाउंड्री है। यहाँ पे हमारा मीडियम 1 है, यहाँ पे हमारा मीडियम 2 है। मान लो ये ऊपर वाला रेयरर है, ये डेंसर है, कुछ भी मान लो, है ना। यहाँ से हमारे पास ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करा, लाइट रे आई इस तरह से किसी एंगल पे आई होगी, ठीक है, ये किसी एंगल पे ऐसे जाएगी बेंड होके। अगर नॉर्मल रेयर से डेंसर में एंट्री करा रहे हो तुम, ऐसे होगी। तो स्नेल लॉ ये कहता है कि भैया दोनों एंगल पे साइन चला दो, साइन आई अपॉन साइन आर, रेशो निकालो। ये रेशो इस मीडियम के सेट के लिए हमेशा कांस्टेंट आएगा, इट विल बी अ कांस्टेंट। और क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर सेकेंड मीडियम का फर्स्ट के रेस्पेक्ट में। समझ रहे हो? तो साइन आई बाई साइन आर विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसके रेस्पेक्ट में? किसका? सेकेंड मीडियम में लाइट गई है तो सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट वाले के रेस्पेक्ट में। इस तरह से ये स्नेल लॉ समराइज होता है। लिख के देख लेना, नहीं तो स्टेटमेंट तुम लिख नहीं पाओगे, इस बात की गारंटी है। ध्यान रखना, हवा में बातें नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। बहुत बार मैंने बच्चों को देखा है कुछ उल्टा सीधा लिख के आते हैं स्नेल लॉ, और 0 नंबर मिलेंगे तुम्हें इसमें। तो स्नेल लॉ का पूरा स्टेटमेंट मैंने कैसे लिखाया है, इस रेशो को एक्सप्लेन कराया है। और ये रेशो सिर्फ तभी कांस्टेंट होगा अगर आप एक गिवन कलर की लाइट को यूज़ कर रहे हो, यानी आप एक कांस्टेंट लाइट यूज़ करो, कुछ भी एक कलर की। बार बार लाइट बदलोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलता रहेगा, ये रेशो कभी कांस्टेंट नहीं आएगा। और पेयर ऑफ मीडिया फिक्स कर लो, मतलब एयर ग्लास के लिए कुछ और होगा, ग्लास वाटर के लिए कुछ और होगा। देख रहे हो ना, यहाँ पे एयर ग्लास के लिए वैल्यू कुछ और होगी, एयर वाटर के लिए कुछ और होगी, वाटर ग्लास के लिए कुछ और होगी। तो हर बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बदलती ही रहती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक फिक्स मीडिया ऑफ पेयर यूज़ करके, एक फिक्स कलर की लाइट यूज़ करके आप अलग अलग एंगल पे लाइट फॉल कराओ, अलग अलग आपके पास आर की वैल्यू आएंगी, उनका रेशियो कैलकुलेट करो साइन लगा के, दैट विल बी अ कांस्टेंट। कांस्टेंट ऑफ, क्या बोलते हैं उस कांस्टेंट को? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है ना? तो अगर मेरी लाइट जैसे मैं यहाँ पे बनाऊँ, मान लो ये वाली वैल्यू जो है वाटर होती, और ये वाला जो मीडियम है ये वाटर, ये होता ग्लास, तो मैं क्या लिखता यहाँ पे? यहाँ पे मैं ये लिखता कि साइन आई और साइन आर का रेशो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा। किसका? ग्लास का। किसके रेस्पेक्ट में? वाटर के। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता वाटर के रेस्पेक्ट में। बात समझ में आ रही है? इस तरह से हम लोग बात कर रहे होते हैं। थोड़ी सी बातें बुक से पढ़ना, किताबें खोल के, आपको काफ़ी क्लैरिटी और आएगी अच्छे से। तो मतलब यहाँ पे सेकंड वाला जो लॉ है ना, वो इतना सीधा साधा नहीं है। सेकंड वाले लॉ में हमें पता है आई और आर बराबर तो आने नहीं थे, तो कोई रिलेशन होगा यहाँ पे। तो वो रिलेशन ये होता है जहाँ से ये टर्म आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। नेक्स्ट लेक्चर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिटेल में बातें बताऊंगा। टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, काफ़ी अच्छे से बात करेंगे। अभी आज तुम्हें लिखना तो आ गया ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली टर्म को हम लिखते कैसे हैं, समझ में आ गई ना बात। तो इस तरह से हमारा ये अपना जो नेक्स्ट लेक्चर था, मतलब 12वां 12th लेक्चर मान लो, या रिफ्रैक्शन का सेकेंड लेक्चर मान लो, जैसे भी है, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट स्टोरी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा, टाइप्स पढ़ा दूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, और उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बोर्ड पूछ सकता है आपसे, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। ठीक है।